हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं राशा स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। आशा आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, एकदम से लगे हुए होंगे, क्योंकि अब आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। बेटा ये बात जान लो, क्लास 8 के बाद क्लास 9 थोड़ा उसका लेवल हाई हो जाता है और चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन को साइड कर देंगे और बहुत आसान तरीके से हर एक टॉपिक को समझेंगे। और बेटा ये बात जान लो, सबसे खुशखबरी आपके लिए है कि बेटा हर एक टॉपिक आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक बताया जाएगा। और साथ में ये वाष्पीकरण आप जहां पर भी पढ़ेंगे ना, थोड़ा बस हाँ वाष्पीकरण क्या होता है ये बता दिया जाता है, लेकिन ये वाष्पीकरण जो हो रहा है इसके पीछे का जो मेन रीजन है, ये वाष्पीकरण हो क्यों रहा है, इसके बारे में कोई नहीं बताता। तो आज हम इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट क्लियर करके पहुंचे पढ़ेंगे। क्योंकि बेटा सबसे बड़ी बात ये होती है ना, अगर हमें किसी चीज की जड़ नहीं पता होगी ना, तो बेटा उसके बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। उसका बेसिक पता होना चाहिए कि अगर वाष्पीकरण हो रहा है ना, तो क्यों हो रहा है, क्या ऐसा इसमें है, या क्या ऐसा बदलाव हो रहा है, क्या चीज में परिवर्तन आ रहा है जिसकी वजह से ये वाष्पीकरण हो रहा है। बेटा इसी को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, तो पूरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एकदम मजा आ जाएगा। और साथ ही साथ में अपने दोस्त यार को भी भेज देना वीडियो, और लाइक भी कर देना, जिससे उनको भी अपने दोस्त यार को भी भेज दोगे ना, तो उनको भी पता चल जाएगा कि यार चलो पढ़ लेते हैं, क्या ही जाता है। और एक बात कह रहा हूं कि जब वो पूरी वीडियो देख लेंगे तो एकदम से झन्नाटेदार तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये वाष्पीकरण होता क्या है। तो आज हम ये जो वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, इसके पीछे का एक मेन रीजन जो समझेंगे वो क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग वाष्पीकरण को पढ़ेंगे, क्योंकि बात जब मैंने क्या है, हमने जाना आपको मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर हुआ तो आप इसको ढंग से समझ में आ जाएंगे। केवल यही नहीं, इसके साथ जितना भाई संकलन, संघनन, जमना, दुनिया भर की जो भी चीजें होती हैं, ऊर्ध्वपातन, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो आप जैसे ये देख पा रहे हो कि भैया क्या हो रहा है, ये हमारा इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण ही होता है। तो ये इसके पीछे मेन रीजन क्या है, तो बात जान लेना। वाष्पीकरण के पीछे सबसे एक बड़ा मेन रीजन है अवस्था परिवर्तन। अगर अवस्था परिवर्तन न हो, ध्यान देना, सुनना एकदम से, कि अगर किसी कारणवश अवस्था परिवर्तन न हो तो वाष्पीकरण होना संभव ही नहीं है। अब ये क्या चीज है, अवस्था परिवर्तन क्या है। बेटा हमने पदार्थ में आपको बताया था, जब पदार्थ पढ़ा रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ, तो वहां पर एक चीज बताई थी कि हमारे भैया कि जितने भी चीजें हैं, हमारे जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, वो 3 पदार्थ मतलब की अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, इन्हीं में से जब आप भैया हम लोग क्या करें, ठोस को डायरेक्ट गैस में बदल दें, या गैस से ठोस में बदल जाए, या आपस में ये लोग इंटरचेंज आए, मतलब लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में बदल जाए, यही कहलाता है अवस्था परिवर्तन। यही हमारे वाष्पीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। अगर ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे हो रहा है यह अवस्था परिवर्तन, क्या क्या रीजन है, और इसमें क्या बदलाव हो जाता है जिसके वजह से अवस्थाएं बदल जाती है। मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में, या फिर गैस से लिक्विड में, या गैस से डायरेक्ट भैया सॉलिड में, कैसे हो रहा है। यही चीज अगर आप समझ गए ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूं जितनी भी चीजें ये अवस्था परिवर्तन से होता है, सब कुछ आप एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो बेटा आप सिंपल सी ये बात जान लो इतना कि भैया अवस्था परिवर्तन में अगर हम देखेंगे तो जो हमारे भैया गैस, द्रव और भैया सॉलिड या ठोस बोले तो, इनमें एक सबसे बड़ा अंतर होता है। इतना तो मैं बार बार बता चुका हूं, इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है गैस में सबसे कम होता है। क्या, गैस में सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा आकर्षण बल ज्यादा होता है, और सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। इसमें आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, किसमें भैया, हमारे सॉलिड में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। ठोस में आकर्षण, आकर्षण सिंपल में मतलब एक अंतराणविक बल जिसे बोलते हैं। इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है ये सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैस में बहुत ज्यादा कम होता है। एक सिंपल बोले तो नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। अच्छा, और क्या होता है, इनके कणों के बीच में स्पेस आप देख पा रहे हैं, इनके कणों के बीच में स्पेस देख पा रहे हैं, यहां पर, यहां पर
यहां पर बहुत ज्यादा स्पेस है, यहां पर भी स्पेस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, और यहां पर बहुत कम स्पेस है जिससे हम बोलते हैं अंतरावकाश। क्या बोलते हैं? अंतरावकाश। इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें बहुत कम है। लेकिन एक बात नोटिस कर पा रहे होगे कि तीनों में, किसमें? गैस, लिक्विड और सॉलिड, यानी गैस, द्रव और ठोस, ये तीनों के कण गतिशील होते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, सेम एट इट इज ऐसे गति करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि भाई सॉलिड है, लेकिन अगर ये आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के देखेंगे तो ये भी गति कर रहे हैं, लेकिन इनकी गति क्या है? धीमी है। इनकी थोड़ा तेज है और इनकी बहुत ज्यादा तेज है। तो यही सब मेन रीजन होते हैं, यही सब मेन कारण होते हैं जिनके वजह से अवस्था परिवर्तन होता है। क्या क्या बदलाव आता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि भैया अवस्था परिवर्तन में हो क्या रहा है। तो कह रहा है कणों के बीच रिक्त स्थान में क्या कर रहा है? कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, अभी हमने गैस में देखा ना, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा था, लिक्विड में थोड़ा कम था और सॉलिड में एकदम से कम था। तो कह रहा है कणों के बीच जो रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। सिंपल से अगर हम यहां पे देखें, अगर इनके कणों के बीच को भैया स्पेस जो है बढ़ा दें, इनके कणों के बीच में स्पेस बढ़ा देंगे, लिक्विड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लिक्विड। और इनके बीच में ये स्पेस बढ़ा दें तो किस में आ जाएगा? गैस। मतलब ये जो कण है ना, कणों के बीच में अगर हम जगह बढ़ा दें, स्पेस बढ़ा दें, अगर स्पेस या खाली स्थान जो है इनके बीच में, रिक्त स्थान, इसको बढ़ा देंगे तो ये लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड वाले का स्पेस और बढ़ा देंगे तो ये भैया हमारा किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। और यही हमारा बताता है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन के लिए सिंपल से एक चीज होना आवश्यक है, इनके बीच में रिक्त स्थान को बदल देना। कम कर दो या ज्यादा कर दो, अगर इनके बीच रिक्त स्थान कम करोगे तो ये क्या होगा? लिक्विड से सॉलिड में बदल जाएगा। मतलब अगर इनके बीच में हम जो स्पेस देख रहे हैं, अगर इसको कम कर दें, क्या कर दें? कम कर दें, तो किस में बदल जाएगा? ठोस में बदल जाएगा। और इनके बीच का स्थान हम बढ़ा दें तो किस में बदल जाएगा? गैस में। अच्छा, गैस है, गैस के बीच के कण को हम और पास ला दिए तो लिक्विड में बदल जाएगा। यही सब कुछ होता है हमारा अवस्था परिवर्तन। भाई हम क्या कर रहे हैं? इनके बीच का जो स्पेस है कम करके हम सॉलिड में चेंज कर दे रहे हैं। ये सॉलिड के बीच में भैया रिक्त स्थान बढ़ा करके हम लोग क्या कर दे रहे हैं? द्रव में चेंज कर दे रहे हैं। यही डिपेंड हमारा मैटर करता है किस में? अवस्था परिवर्तन में। आगे आओ, कर रहा है यदि पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ा या घटा दिया जाए तो अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। मैंने क्या बताया अभी कि अगर ये देखो सारे के सारे कण मूव कर रहे हैं, अगर इनकी गति हम बढ़ा दें, इनके कणों की गति अगर हम बढ़ा दें, लिक्विड भी चेंज हो जाएगा, और इनकी गति और बढ़ा दें तो गैस में चेंज हो जाएगा, और इनकी गति को हम कम कर दें, गति जो इतना तेज जा रहे हैं ना, इनकी गति हम कम करेंगे तो द्रव में चेंज हो जाएगा, इनकी गति और कम कर दें हम किसकी? द्रव की, तो हमारा ठोस में बदल जाएगा। मतलब हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आया कि अगर हम इनकी जो गतिशीलता है इसको बढ़ा दें या फिर घटा दें, ध्यान देना, अगर इनकी गतिशीलता बढ़ा दें या घटा दें, दोनों करने पर हम क्या है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। इस बात को एकदम से नोट कर लेना। जितने ये टॉप पॉइंट लिखे थे इनको बराबर ध्यान देना, क्योंकि यही तुम्हारे अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर ये आपको तीनों पॉइंट एकदम से क्लियर रहेगा तो गारंटी के साथ कह रहा हूं ये अवस्था परिवर्तन एकदम से क्लियर रहेगा। अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है क्या? यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम या अधिक कर दिया जाए तो अवस्था परिवर्तन लाया जा सकता है। इस बात को भी मैंने आपको बता चुका क्या कि इनके बीच में आकर्षण बल को बढ़ा दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? ठोस में। भाई इसके बीच में आकर्षण बल कम है ना ठोस के कंपैरिजन में, या तो इनके बीच का आकर्षण बल कम कर दो तो ये द्रव में चेंज हो जाएगा। देखो ना, यहाँ पे आकर्षण बल कम है तो ये लिक्विड की तरह बह रहा है, तो इसमें भी अगर हम आकर्षण बल को कम कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? द्रव में। इनके बीच का आकर्षण बल और कम कर दो तो किस में बदल जाएगा? हमारा गैस में। इनके बीच का आकर्षण बल बढ़ा दो, मतलब इनके कण एक दूसरे को ज्यादा तेजी से खींचने लगे तो लिक्विड में हो जाएगा, और बढ़ा दो तो सॉलिड में बदल जाएगा। मतलब अगर हम लोग आकर्षण बल को बढ़ा दें, घटा दें तो भी अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। जो कण है उनकी गतिशीलता बदल दें
तो भी अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम इनके बीच का जो रिक्त स्थान है इसको बढ़ा दें या घटा दें तो भी अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। मतलब अगर ये तीनों में से कोई एक बदलाव कर दें, इन तीनों में से पदार्थ में कोई एक भी बदलाव कर दें तो जाहिर सी बात है अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। ये तीनों जिम्मेदार होते हैं, तीनों तरीके से हम लोग पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। हाँ, ये परिवर्तन आएगा किसकी वजह से? ये परिवर्तन हम लोग क्या है, दाब की वजह से ला सकते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ताप बढ़ा करके। किसे? ताप, टेम्परेचर बढ़ा करके, सिंपल से याद करो कि ताप बढ़ा करके हम अवस्था परिवर्तन ला सकते हैं। इसका भी हम लोग यहीं पे प्रैक्टिकल थोड़ा देख लेते हैं। क्या करो, जब अगर हम लोग, जैसे हमारे पास लोहा है, क्या है, लोहा है, सॉलिड होता है ना, होता है ना, बात क्लियर समझ में आ रही है ना? सॉलिड होता है कि नहीं होता है लोहा, लेकिन जब उसको खूब टेम्परेचर दो, खूब गर्म करो, तापमान बढ़ा दो, एक समय आएगा लोहा एकदम से लाल हो जाएगा, और बढ़ा दो और लाल हो जाएगा, और बढ़ा दो, बढ़ाते जाओ, एक समय आएगा वो लोहा एकदम से पिघल के बहने लगेगा। जो सॉलिड था, ठोस था, वो लिक्विड में बदल गया। अब फिर से ठंडा छोड़ दो, फिर किस में बदल जाएगा? सॉलिड में। आप सोने को देख रहे हैं, सोना, ये जो बनाया जाता है भैया, जो आपके गहने बनाए दिए जा रहे हैं, ये कैसे, ये तो सॉलिड होता है, क्या एकदम से वैसे बना दिए जाते हैं ना? जैसे आप खराब हो गया, टूट गया, तो पहले इसको खूब टेम्परेचर में गर्म करते हैं और फिर ये पानी की तरह यानी द्रव की तरह बहने लगता है, और फिर जब इसको हम भैया सांचे में रख देते हैं, कुछ देर ठंडा करते हैं, तो भैया ये फिर से सॉलिड हो जाता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनके बीच के आकर्षण बल कम हो जाएगा, रिक्त स्थान ज्यादा हो जाएगा, कण ज्यादा गतिशील करेंगे और द्रव में चेंज हो जाएगा। यही होता है अवस्था परिवर्तन। यही जो अभी हमने बात किया कि इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम ताप बढ़ा देंगे या घटा देंगे, दोनों से। अब जैसे कि लाइक घटा देने पर बर्फ जो है, हमारा जो पानी था, पानी का भैया ताप घटा दो, टेम्परेचर घटाते जाओ, पानी का ताप घटाते जाओ, जीरो पहुंचा दो, जीरो से कम कर दो, पानी जम जाएगा। जो पानी बह रहा था वो सॉलिड हो जाएगा। अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? पानी द्रव था, लेकिन हमने ताप गिराते गिराते इतना गिरा दिए कि भैया जो द्रव की तरह पानी बह रहा था वो जम गया, सॉलिड हो गया। और अब क्या चाहिए? यही तो अवस्था परिवर्तन है। आपका बर्फ जमा हुआ है, बाहर लाके रख दो या फिर गैस में चढ़ा दो, बर्फ था, सॉलिड था, ठोस था, गर्म किए, पिघल गया, अवस्था परिवर्तन हो गई। सिंपल में ध्यान दो, बहुत ज्यादा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पानी को लो, गैस में चढ़ा दो, उबल के गैस बदल गया, क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन हुआ। तो यानी वाष्पीकरण में भी हमारा कहीं ना कहीं जिम्मेदार है अवस्था परिवर्तन। मतलब सॉलिड से गैस में बदल जाए, गैस से लिक्विड में बदल जाए, या लिक्विड से गैस सॉलिड में या ठोस में बदल जाए, ये हमारा क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन। जैसे मैंने बताया, लोहे को अगर हम ताप बढ़ाते जाएंगे तो पानी की तरह बहने लगता है, लिक्विड की तरह बहने लगता है, और जब उसको ठंडा कर देते हैं, तापमान कम कर देते हैं, फिर भैया हमारा लोहा टाइट हो जाता है। पानी है, द्रव की तरह बह रहा था, फ्रिज में रख दिए, जम गया, फ्रिज में बर्फ निकाले, फिर से भैया पानी में रख दिए, मतलब बाहर रख दिए, या फिर हम गैस में चढ़ा दिए, फिर पानी बदल गया। यही अवस्था परिवर्तन है बेटा, और यही अवस्था परिवर्तन हमारे वाष्पीकरण में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। तो अब हमने क्या किया, हम पढ़ाई कर रहे थे, देख रहे थे, हम लोग ने साइंटिस्ट को नजर आया कि यार ऐसा क्या है, अगर तीनों अवस्थाएं आपस में बदल रही हैं तो उनका कुछ नाम भी होना चाहिए ना। अगर कोई ठोस से गैस में बदल रहा है या गैस से ठोस में बदल रहा है तो कुछ ना कुछ इसका नाम होना चाहिए, या द्रव से गैस से द्रव में नाम बदल रहा है, तो इस सभी का नाम दिया गया। क्या? ध्यान देना, अगर कोई द्रव गैस में बदल जाए, द्रव से मतलब कि पानी है, पानी के जैसा, और पानी से मतलब कि लिक्विड की तरह बह रहा है, और वो गैस में बदल जाए, वाष्प बदल जाए, तो इसे ही वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब जैसे पानी है, पानी का गैस में बदल जाना, क्या? पानी का गैस में बदल जाना ही भैया हमारा वाष्पीकरण कहलाता है।
इस बात को नोट कर लेना, क्या कि भैया द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, हमारा वाष्पीकरण कहता है। डिफिनेशन भी ये लिख देना कि किसी अवस्था में ये द्रव किसी भी भैया पदार्थ की द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता। खत्म, छोटा सा टॉपिक ऐसे बोल दो देख कर कि भैया द्रव से गैस में बदलना ही वाष्पीकरण है, बस हो गया। एग्जाम्पल में लिख देना कि पानी का भैया गर्म करने पे जलवाष्प में बदल जाना ही हमारा क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। यहां पर संगणन देख रहे हो कि अगर जलवाष्प है, जलवाष्प को हम किसी तरह ठंडा कर लिए, वाष्प को अगर हम ठंडा कर लिए और फिर से वो द्रव में चेंज हो जाए, मतलब आपने पानी गर्म किया, वो जलवाष्प ऊपर गया, हमने कुछ ऐसा तरीका बनाया कि वो वाष्प ऊपर न जाकर के किसी चीज में टकराता रहा और वो फिर ठंडा होकर के पानी बदल गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। बात कर आगे देखो, अब क्या हो रहा है, अगर कोई सॉलिड, कोई ठोस, ठोस द्रव में बदल जाए, ठोस का द्रव में बदल जाना, ध्यान देना, ठोस से द्रव में बदल जाना संगलन कहलाता है। मतलब बर्फ था, बर्फ का द्रव में बदल जाना, बर्फ का पानी में बदल जाना क्या कहलाएगा, संगलन। क्या कहलाएगा, संगलन। लेकिन पानी है और वो बर्फ बन जाए, पानी बर्फ बन जाए, क्या, पानी का बर्फ बनना, यह जमना कहलाएगा। फ्रिज जम रहा है लेकिन बर्फ है, बर्फ का क्या बदल जाना, पानी में बदल जाना संगलन कहलाता है। दोनों में डिफरेंस याद रखना कि जमना और संगलन दोनों अलग होता है। अगर द्रव से वो ठोस में बदल जाए, मतलब कि पानी से डायरेक्ट किस में जाए, बर्फ में जम जाए, पानी है और द्रव से अगर ठोस में बदल रहा है तो भैया जमना कहलाएगा, और भैया ठोस से द्रव में बदल रहा है तो संगलन कहलाएगा। मतलब कि बर्फ से पानी में बदलना, द्रव में बदलना संगलन है, जबकि द्रव भैया बर्फ से पानी से बर्फ में बदलना हमारा जमना है। इस बात को याद रखना, दोनों भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, संगलन और जमना, दोनों पॉइंट हमेशा क्लियर रखना। ये क्लियर रहेगा तो एकदम से मजा आ जाएगी। आ गया। अब क्या हो रहा है, अगर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, आपने कपूर को देखा ना, कपूर जो भैया हमारा यूज होता है पूजा पाठ में, कपूर तो देखे ही होगे। अब ये मत कहना कि इसका कपूर हम नहीं देखी, ये कौन होता है, हाँ करीना कपूर की बात नहीं कर रहा हूं। कपूर जो पूजा में जलाया जाता है, कपूर को आपने नोटिस किया होगा कि ये भैया क्या होता है, हम लोग जब जलाते हैं वो लिक्विड में चेंज नहीं होता, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज जाए, गैस में। ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज होता कुछ नजर आ रहा है। या फिर आपने ओडोनिल देखा है, घर में ओडोनिल आता है बाथरूम में लगाने के लिए, टांग देते हो, कुछ समय बाद अगर देखो, अगर वो भैया डायरेक्ट ठोस से अगर पानी में बदलता फिर गैस में बदलता तब तो बात दूसरी थी, लेकिन वो पानी बदलता नहीं, ठोस रहता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, चुक जाता है, खत्म हो जाता है, फिर नया लाती हो। तो उसमें क्या हो रहा है कि भैया वो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है। अगर कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। क्या कहलाता है ये, क्या कहते हैं इसे, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हो, कोई बताता है समझ नहीं आता। बेटा इतना आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा कि अगर कोई ठोस है, ठोस का गैस में बदल जाना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और भैया जैसे कपूर को हम जलाते हैं, वो ठोस रहता है, जैसे गर्म किए गैस में बदल गया, मुद्दा खत्म, अवस्था परिवर्तन होगा। बेटा इस सब में ये भैया द्रव से गैस से, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में, ठोस से द्रव में, ठोस से गैस से, गैस से ठोस में, बेटा ये सब कुछ अवस्था परिवर्तन है, ये सब कुछ अवस्था परिवर्तन कहला रहा है। अगर गैस से ठोस में बदल जाए, किसमें, गैस से ठोस में बदल जाए, कोई गैस थी उसको वो हम भैया प्रेशराइज करके, दबा करके, जो भी करके अगर हम ठोस में बदल दें, किस में बदल दें, ठोस में, तो इसे हम निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। बेटा संगलन, जमना, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, वाष्पीकरण, संगलन। बेटा सब कुछ को एकदम से याद कर लेना, ये सबका सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पे देख सकते हो, ये गलन, संगलन बोल दो। देखो पानी से, ये जो वाटर बह रहा है
पानी से बर्फ है बन रहा है तो जमना कहलाएगा, और अगर बर्फ है, बर्फ से पानी में बदलेगा तो भैया हमारा संघनन कहलाएगा। ये संघनन है। अब आप देख पा रहे हो ना, ये जलवाष्प, जलवाष्प जैसे आप समझ रहे हो ना कि कहीं वाष्प रही होगी, वाष्प धीरे धीरे ठंडे होकर के पानी बदल जाए, क्या करें, वाष्प है जलवाष्प, वो ठंडा होकर के पानी में बदल जाए तो इससे ही हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। बात क्लियर रखना बेटा, बहुत जो अभी मैंने बताया वो एज ए इमेज आपको मैं उदाहरण के रूप में दिखा दे रहा हूं। ये संघनन है। इस द्रव का अभी धूप में लगे और ये पानी उड़ जाए, वाष्प बदल के उड़ जाएगा, जिसे हम वाष्पीकरण कहेंगे। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हो कि भैया जो वाष्प था इकट्ठा होकर के भैया कांच में या जो भी रहा होगा इसमें ये जमता चला गया है, जिसके वजह से क्या है, यहाँ पे जल की बूंदें दिखाई दे रही हैं। इसी को ही हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, संघनन कहते हैं। आगे देखो, ऊर्ध्वपातन का हमने बात की थी ना, ऊर्ध्वपातन में, ऊर्ध्वपातन, अब ये हम कपूर है, ये क्या है, कपूर है। कपूर को हम जैसे ही जलाएंगे ये क्या करेगा, जलने के बाद एकदम से यहां पे राख भी नहीं बचता है, सब कुछ खत्म, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है। किस में बदलता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है। ये भी बेटा अवस्था परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन के लिए भी अवस्था परिवर्तन ही जिम्मेदार है। बात एकदम से क्लियर रखना। अगर ये क्लियर हो गई ना बछुआ, सब कुछ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो बेटा इसका एकदम से ध्यान देना कि भैया सॉलिड से एकदम गैस में बदलना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये हमारा कपूर है, कपूर को हम जला रहे हैं, माचिस होती तो आग लगा देते, देखो लग गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे संघनन हो रहा है। यहाँ से भैया वाष्पीकरण हुआ, धूप पड़ी, पानी वाष्प बदला, संवहन हुआ, ऊपर गया संवहन कन्वेक्शन के थ्रू, फिर ये क्या हुआ, पानी फिर जो जलवाष्प था ऊपर जाकर के ठंडा हुआ, क्या हुआ, ठंडा हुआ, संघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ और फिर बर्फ में बदल गया। फिर सिद्धांत हो, धूप पड़ने पर क्या पड़ा, धूप पड़ने पर जो ये पानी था, ये पानी क्या क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, एवापोरेशन हुआ। एवापोरेशन के बाद ये संवहन के थ्रू भैया ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये संघनित हुआ, मतलब कि जो जलवाष्प था वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ये बादल में बदल गया। क्या बदल गया, बादल में बदल गया। यही चक्र चलता है, बादल फिर पानी बरसेगा, पानी फिर धूप होगी, धूप के बाद फिर से भैया जलवाष्प हो गए, पानी उड़ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पानी पड़ा था, ये पानी है, धूप की किरण आई, देख पा रहे होगे, देखो ये सूखता चला गया, जलवाष्प बदल के ऊपर बादल बन जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये इसका कंडेंसेशन हो जाएगा भैया, संघनन हो जाएगा। ठंडा होने के बाद फिर बादल बनेगा, बादल के बाद फिर बारिश होगी, सूरज जाएगा। यही चक्र बराबर चलता रहता है। अच्छा एक बात जान लो, वाष्पीकरण में, अच्छा ये पानी उड़ के कैसे जा रहा होगा, एक्चुअली क्या होता है, हमने बात नोटिस की है पहले वाले में, यहां पर आप नोटिस कर पा रहे होगे कि ये हमारे पास लिक्विड के कण थे। क्या थे, लिक्विड के कण थे। लिक्विड मतलब वही हमारा द्रव। हमने इसको हीट करना शुरू किया। हीट जैसे करेंगे, गर्म होने के बाद जो ये कण होते हैं इनकी स्पीड बढ़ गई। क्या हुई, इनकी स्पीड बढ़ती चली गई, स्पीड बढ़ती चली गई, और फिर जो जब स्पीड बहुत ज्यादा हो गई तो ये जो कुछ कण हुए ये क्या करने लगे, अपना जगह छोड़ करके हल्के होकर के ऊपर जाने लगे। क्या हुआ, हल्के जगह होकर के ऊपर उठने लगे और जलवाष्प में बदल गए। क्योंकि बेटा ये बात जानो, पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर के ही बना होता है, और यही छोटे छोटे कण जब बहुत ज्यादा गति पा जाते हैं तापमान बढ़ने के कारण, ये अपनी जगह से हल्के होकर के ऊपर उठ जाते हैं और यहाँ पे उसका हो जाता है वाष्पीकरण। यही मेन पूरा प्रोसेस होता है हमारे इसे वाष्पीकरण। इस बात को एकदम से ध्यान देना। क्या कर रहा है, कहते किससे हैं, डिफिनेशन भी देख लो। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर जलवाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब कि भैया इस तरह से ये जलवाष्प में बदलना ही हमारा क्या कहलाता है, वाष्पीकरण का। जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। एकदम से सिंपल डिफिनेशन याद कर लेना। मेन रीजन क्या था, ये हो क्या रहा है, लिक्विड से गैस में बदलना ही क्या है, अवस्था परिवर्तन। इसके लिए जिम्मेदार क्या था, अवस्था परिवर्तन। एकदम से इस बात को एकदम से माइंड में रख लो। तो यहाँ पे क्या है, वही चीज मैंने जो आपको बताया कि एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण
क्वथनांक से भैया नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब क्वथनांक से कम तापमान पर वो क्या करने लगे, बस गैस बन के ऊपर उठने लगे। क्वथनांक से कम ताप पर वो क्या करने लगे, हल्के होकर के ऊपर उठ करके बस गैस बन जाए। क्या बन जाए, गैस बन जाए। वाष्प बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। अच्छा, इस वाष्पीकरण को कौन सी चीजें हैं जो उसको मतलब बढ़ाती हैं, कम करती हैं, या कौन सी चीजें जो वाष्पीकरण को प्रभावित करती हैं? तो भैया है सतह का भैया क्षेत्र बढ़ने पर। मतलब जैसे अगर हम लोग देखो, ये पानी क्या होता है, ये पानी केवल इतने में इकट्ठा होता है, नीचे गड्ढा होता तो हमें बहुत देर तक टाइम लगता है। लेकिन ये पानी फैला हुआ है, क्या हुआ, पानी और फैल जाता अभी, तो और जल्दी, इसका मतलब क्या है, वाष्पन हो जाता। मतलब कि और जल्दी वाष्प बन के उड़ जाता। लेकिन ये पानी जो है, अगर मैं कहूँ कि केवल इतने में होता तो भैया ये जितना पानी था वो पूरा का पूरा इतना नीचे गड्ढा हो जाए, खूब नीचे तक पानी भरा है, तो इसके भैया वाष्पन में बहुत टाइम लगेगा। मतलब ओवरऑल कि अगर सतह का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो उसका वाष्पन तेज होगा। मान लो इतना बड़ा बर्तन है, इसमें भी 1 लीटर पानी डाल दो। एक छोटा सा बर्तन है, इसमें भी 1 लीटर पानी भर दो। अब खुद इमेजिन करो कि किसमें पानी जल्दी जलवाष्प बन के उड़ जाएगा। बेटा सिंपल में इसमें, क्योंकि इसका जो सतह का जो क्षेत्रफल है ये कहीं ज्यादा है, यहां पर कम है। अब पानी ठंडा गर्म होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद सब उड़ जाएंगे हल्के होकर के। तो सतह का क्षेत्र बढ़ने पर भी, तापमान में वृद्धि करने पर, भाई तापमान बढ़ा देंगे तो तापमान मान लो यहाँ पर भी बढ़ाएंगे तो तापमान यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये और जल्दी बढ़, मतलब किसका वाष्पन हो जाएगा। पहले तो हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो भी, और अगर हम वाष्पन बढ़ा देंगे तो भी। आर्द्रता में कमी, भैया यहाँ पे कितनी नमी है, क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हम किस जगह पे उबाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कि भैया हम ये साउथ मतलब कि अफ्रीका में जाकर के जहाँ पे गर्मी ज्यादा है, आ गया। वायु की गति में वृद्धि, मतलब क्या हो कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे गर्म तो कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग हवा भी चला दें तो जो ये कण होंगे और तेजी से ऊपर उठने लगेंगे। तो कह रहा है कि वायु की गति भी मैटर करती है वाष्पीकरण में। ये सारे के सारे जो है भैया कारक हमारे वाष्पीकरण की गति को बढ़ा देते हैं। इस बात का एकदम से ध्यान देंगे कि अगर हम भैया जैसे क्या तापमान कम कर देंगे, वाष्पीकरण भैया धीरे होगा। अगर हम सतह का क्षेत्रफल कम कर देंगे तो वाष्पीकरण धीमे होगा। आर्द्रता की भैया बढ़ा देंगे तो भी वाष्पन कम होगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ना, ये हमारे वाष्पीकरण में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। बेटा मैं आज अभी आपको ये सब कुछ किस पे डिपेंड था ये बात जान लो। मैंने बताना ये किस पर डिपेंड था, आप सोच के बताओ। वाष्पीकरण किस पे मैटर किया, केवल अवस्था परिवर्तन। मतलब कि वाष्पीकरण हो क्या रहा है कि जब द्रव था, पानी का द्रव से गैस में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। ये हमारा पानी है, पानी का गैस में बदल जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। सिंपल में बोले तो कोई द्रव है, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। इस बात को एकदम से माइंड में रख लो। कोई द्रव है डायरेक्ट गैस में बदल जा रहा है, वाष्पीकरण बोल दो आंख बंद करके। अभी वो जो ट्रायंगल वाला शेप था बेटा उसको एकदम से समझ लेना। अगर फिर से नहीं आया तो फिर से एक बार पीछे जाकर के वो वहां पर देख लेना। वो अगर तुमने क्लियर कर लिया तो बेटा जान लो आप अपने इस चैप्टर का आधे ज्यादा टॉपिक क्लियर कर लोगे। हमारे आसपास के पदार्थ जो चैप्टर है इसका मोस्ट जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वाले हैं वो यहीं पर हैं। वो जो मैंने अभी पीछे बताया याद कर लेना एकदम से। अब बेटा मैंने पूरी कोशिश की है आपको वाष्पीकरण को समझाने में। आपके जितने भी दोस्त यार हैं उनके पास भी वीडियो के शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी है कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना क्योंकि यही आपका प्यार है। मैं चाह रहा हूं आप मेरे को ये प्यार देते रहो। तो बेटा मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।